हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बीइंग इंजीनियर। सो दोस्तों, हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरह से हमें पढ़ना है, इजी वे से कैसे समझ के लेना है, ठीक है। तो ये एक नई सीरीज़ हमने शुरू की है। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है। अगर इसने आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ईजी वे से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की। तो आज हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है? ओके। The aim of project management is to successfully achieve the objectives of the project by completing it on schedule, within cost and performance criteria, with prescribed human, physical resources and other constraints. So दोस्तों, क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? ओके, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये होता है कि हमें एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाना है। लेकिन किस तरह कंप्लीट करवाना है? आपने जो क्राइटेरिया रखा है, जो पेरीमीटर्स रखे हैं, ओके, आपके पास में अवेलेबल मटेरियल्स रिसोर्सेज क्या है, ठीक है। तो आपने बेस्ट वे से उसे अचीव करना होता है। मतलब आपको आपका प्रोजेक्ट ऑन शेड्यूल कंप्लीट करवाना है और विद इन स्पेसिफिक कॉस्ट कंप्लीट करवाना है, ठीक है। आपका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया भी बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आपके पास जो अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेस है, जो फिजिकल रिसोर्सेस है, फॉर एग्जांपल अगर आपने छोटा घर बनाना है तो उसमें आपको कितने लोग लगने वाले हैं, कितना मटेरियल लगने वाला है, कितने वक्त में आपको उसे कंप्लीट करवाना है, ठीक है। तो ये सभी एक्टिविटी जो हम मैनेज करते हैं उसे ही हम कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और यही इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमें देखना है प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ओके, तो सबसे पहला प्रिंसिपल है दोस्तों फॉरवर्ड लुकिंग। ओके, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो तो आपको आने वाले 10 स्टेप के बारे में पहले ही सोचना है, ठीक है। मतलब क्या है फॉरवर्ड लुकिंग? आपका विजन क्लियर होना चाहिए और आपको आने वाले स्टेप्स बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है। नेक्स्ट वन है हमारा मेड एट द लोवेस्ट फिजिबल लेवल, कंसिस्टेंट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। ओके, तो ये क्या होता है दोस्तों कि आपने एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को मायने रखना है। ओके, आपने उसे कंसिस्टेंसी के साथ में अप्रूव करवाना है, उसे हमेशा आगे बढ़ते रहना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल है। थर्ड प्रिंसिपल होता है दोस्तों हमारा केयरफुल सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजर्स एंड प्रोजेक्ट टीम। जो आपका थर्ड प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि आपने जिस भी टीम को, जिस ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीफ एग्जीक्यूटिव है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, इन सभी को आपने अच्छी तरह से विथ प्रॉपर क्राइटेरिया सिलेक्ट करवाना है, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड प्रिंसिपल है। देन फोर्थ वन है दोस्तों द अथॉरिटी शुड ऑलवेज मैच विद द प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एट ऑल द लेवल्स। ओके, तो दोस्तों जो भी प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, आपने जिसे भी सिलेक्ट किया है वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरह से मैच कर पाते हैं या नहीं, आपने इससे भी परखना है। मतलब ये चार प्रिंसिपल आपने हमेशा याद रखना है। पहला है आपका फॉरवर्ड लुकिंग, ठीक है, आने वाले 10 स्टेप के बारे में अपने पता होना चाहिए। आपका अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के साथ में लोवेस्ट फिजिबल कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ठीक है। आपने आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का और ऑर्गेनाइजेशन का अच्छी तरह से सिलेक्शन करना है, ये हमारा थर्ड प्रिंसिपल है। और लास्ट वन क्या है दोस्तों कि आपने जो भी अथॉरिटी आपने चूज़ की है वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से मैच कर पाती है या नहीं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उन्हें देना है वो उससे अच्छी तरह से मैच कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों द प्रिंसिपल रोल ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। अगर आपको एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है तो आपके पास में क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले to help formulate objectives and policies for the project and operationalize them to ensure that these are adequately met। ओके, तो आपका सबसे पहला प्रिंसिपल रोल क्या होगा कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपने आपके ऑब्जेक्टिव्स को और आपकी पॉलिसीज़ को, जो भी आप प्रोजेक्ट के लिए करने वाले हो, डिसाइड करने वाले हो, उन ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज़ को आपने ऑपरेशनलाइज करना है, ठीक है। मतलब क्या है कि आपने जो भी सोचा हुआ है, जो भी आप अ, आपके प्रोजेक्ट के लिए लगने वाला है, ये जो भी पॉलिसीज़ आप डिसाइड कर रहे हो कि हाँ हमारा प्रोजेक्ट इतने वक्त में कंप्लीट होना चाहिए, इतने कॉस्ट में कंप्लीट होना चाहिए, इतना इतना मटेरियल हमें लगने वाला है। मतलब क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव्स और आपकी पॉलिसीज़ जो है वो एक्चुअल ऑन ग्राउंड लेवल पे कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है।
आपने प्रैक्टिकली भी सोचना है और अपने थ्योरेटिकली भी सोचना है, ये सबसे पहला क्राइटेरिया होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट वन है हमारा टू इंश्योर अवेबिलिटी एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिसोर्सेज। ठीक है। तो नेक्स्ट रोल क्या होगा हमारा कि हमें जो कुछ भी लगने वाला है वो हमें ऑन साइट अवेलेबल है या नहीं है। अगर हमें अवेलेबल नहीं है तो वो कहाँ से मिल जाएगा। मतलब कि हमें सभी रिसोर्सेज पे अच्छी तरह से ध्यान देना है, और जो हमें बहुत मुश्किल से मिलने वाला है उसे पहले से ही हमें अवेलेबल करवा कर रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमें टू प्रिपेयर एंड इंश्योर अप्रूवल ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट प्लान्स। मतलब कि क्या है कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट होने वाली है आपके प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए, या आपको ऑफिशियल वर्क होगा या ऑन फील्ड वर्क होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप छोटी सी घर की बात करो तो आपको लेआउट प्लान से लेकर, लेआउट प्लान के बाद में आपको प्लिंथ लेवल बीम्स, के बाद में कॉलम डिज़ाइन, उसके बाद में आपको स्लैब डिज़ाइन, बीम्स डिज़ाइन। मतलब क्या है कि हर लेवल के लिए जो भी आपके प्लान्स लगने वाले हैं, उसके अलावा आपको जो भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स लगने वाले हैं, अप्रूवल सर्टिफिकेट्स लगने वाले हैं, ये सभी आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि कहाँ से मिलना है। ठीक है। उसके बाद टू अप्रूव ऑल द ऑपरेशनल प्लान्स एंड प्रोसीजर्स एंड इन्फॉर्म प्रोजेक्ट स्टाफ ऑफ देयर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है। आपने जितने भी अप्रूवल प्लान्स होते हैं, ऑपरेशनल प्लान्स होते हैं, जो भी प्रोसीजर है उसे कंप्लीट करनी है, और आपने आपके स्टाफ पर जो भी ड्यूटीज़ आने वाली है वो पहले से इन्फॉर्म करनी है, उन्हें पहले से प्रिपेयर करवाना है। ठीक है। ऐसा नहीं कि कल काम करना है तो आज आप उन्हें बताओगे, आपने उन्हें पहले से ही मेंटली फिजिकली रेडी करवा कर रखना होता है। ठीक है। उसके बाद टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द प्रोग्रेस, परफॉर्मेंस, क्वालिटी एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने पूरी तरह से ध्यान देना है, आपने कंट्रोल रखना है किस बात पर, आपकी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस किस तरह हो रही है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस किस तरह से है, वो अच्छी तरह से है या नहीं, वेल साउंड है या नहीं, और आपका जो एक्सपेंडिचर है, आपने जो इकोनॉमिकल क्राइटेरिया फिक्स किया है उसके अकॉर्डिंग आपका काम चल रहा है या नहीं। ठीक है। उसके बाद टू इंश्योर द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड कंफॉर्मिटी टू लीगल रिक्वायरमेंट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो भी प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में आपको जो वर्किंग स्टाफ है उसमें प्रॉपर सेफ्टी है या नहीं, इस पर ध्यान देना है। दोस्तों आपको पता है कि अगर हम अ, कुछ होने से पहले उसके लिए वेल प्रिपेयर होते हैं, अगर छोटी भी गलती अगर किसी की जान ले लेंगी तो ये आपको आगे चल के बहुत बड़ा इफ़ेक्ट करती है आपके प्रोजेक्ट पे, आपके होल जो आपका नाम होता है, जो ब्रांड होता है, उस पर काफ़ी इफेक्ट करता है। तो दोस्तों आपने आपके फील्ड पर, आपके साइट पर, आपके प्रोजेक्ट के लिए जो भी सेफ्टी मैनर्स है उसे पूरी तरह से फुलफिल करना है, ये भी एक रोल होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का। ठीक है। उसके बाद टू इंश्योर द एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, एक प्रॉपर सिस्टम इस्टेब्लिश करना है जो क्या करेंगे, आपका जो कम्युनिकेशन है आपके हायर अथॉरिटी के साथ में, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, जो भी लेनी है, ठीक है, तो आपको रिपोर्टिंग सिस्टम एक अच्छी तरह से बना कर रखना होता है। आपके हायर अथॉरिटी से आपको बार बार बात करनी होती है, कोई भी डिसीजन लेना है तो पहले आपको इन्फॉर्म करना होगा कि आप इस तरह से डिसीजन ले रहे हो। मतलब क्या है कि आपने थोड़ा भी डिले कर दिया तो हो सकता है कि आपका करोड़ों का नुकसान हो जाए। तो आपने एक अच्छी ऑपरेशनल सिस्टम बनानी है, रिपोर्टिंग सिस्टम बनानी है, जो आपकी हायर अथॉरिटी के साथ में आपका डिस्कशन वक्त पर करवा सके। ठीक है। जिससे आप जो भी डिसीजन आपको लेना है ऑन फील्ड पर वो अच्छी तरह से ले सकोगे। उसके बाद टू सर्व एज द प्राइम पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है। जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो लिंक होता है किसके बीच में, ऑन फील्ड के बीच में और आपके ओनर के बीच में। ठीक है। मतलब क्या है कि आपने एक अच्छा कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिशमेंट रखना होता है आपके सभी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में और आपके ओनर्स के साथ में। ठीक है। तो ये कुछ रोल्स हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जो आपको फुलफिल करने होते हैं ऑन साइट। देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शुड परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। अब किस तरह के फंक्शन आपको एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखने होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले डिफाइन द स्कोप एंड वर्क कंटेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है। तो आपने आपका प्रोजेक्ट का स्कोप पहले से डिसाइड कर लेना है, और आपको किन बातों पर, किन कंटेंट पर वर्क करना है उसे आपको प्री डिसाइड करके रखना है। देन उसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है हमारा कि डिसाइड हाउ टू गेट द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ एग्जीक्यूटेड। ओके। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपको फॉर एग्जांपल फाउंडेशन बनाना है, फाउंडेशन बनवाने के लिए आपको किन एक्टिविटीज़ को करवाना होगा। फॉर एग्जांपल आपको एक्सकेवेशन करवाना है, आपको पीसीसी बेड डालवाना है, उसके लिए आपको किन मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट होगा, किन इक्विपमेंट्स आपको लगने वाले हैं, कितना लेबर फोर्स आपको लगने वाला है, ये
आपको पहले से ही पता करवाना है और उन एक्टिविटी को अच्छी तरह से कंप्लीट करवाना है। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन होता है। एडप्ट द ऑर्गेनाइजेशन एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस। ओके, तो हमें जिस तरह से अपना प्रोजेक्ट आगे आगे बढ़ेगा, अगर हमें कुछ एडाप्टिबिलिटीज़ करवानी है, अपने आप में कोई अपडेटेशन करवाना है एज़ पर रिक्वायरमेंट, अगर आपको कुछ एक्टिविटीज़ में कुछ अच्छा स्किल लेवल चाहिए होगा तो आपने वो वक्त पर करवा लेना है, ये भी एक फंक्शन है। देन डेवलप अ सुटेबल प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये एक की रोल है कि आपने एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन वेल सेट करके रखना है। जितने भी लोग आपके पास होंगे, जितना भी आपको लेबर्स लगने वाले, रिसोर्सेज लगने वाले इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपने उसके लिए पहले से ही तैयारी करनी है। ठीक है, देन प्रिपेयर इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स एंड इन्वॉल्व ऑल द कंसर्न प्रोजेक्ट participants, ensuring that all the project components and the elements are interrelated, integrated and coordinated। ठीक है, तो क्या है दोस्तों कि आपने इम्प्लीमेंटेशन प्लान को पहले से बना के रखना है और इस इम्प्लीमेंटेशन प्लान में आपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो हमें ऑन फील्ड लगने वाले हैं उन्हें अच्छी तरह से इंटरकनेक्टेड करके रखना है। ठीक है, और उन्हें हमें पहले से ही बताना है कि आपने क्या क्या करना है, आपके किन प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स पे ध्यान देना है, किन एलिमेंट्स पे ध्यान देना है। उनके साथ में उन्हें पहले से ही बताइए कि हमें क्या करना है, किन एक्टिविटीज़ से गुजरना है, क्या प्रॉब्लम्स हमें आ सकती है, किन सेफ्टी मैनर्स पे, किन सेफ्टी प्रॉब्लम्स पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, किन इक्विपमेंट्स को हमें लेना होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें की क्या क्या तैयारी करनी है। मतलब क्या है कि आपको एक प्रॉपर इंटर रिलेटेड, इंटीग्रेटेड, कोऑर्डिनेटेड सिस्टम बनाना होगा जो आपको आपके इस कंप्लीशन प्रोजेक्ट के लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट फंक्शन था। उसके बाद डिफाइन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी, प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट प्लान एंड स्पेसिफाई कॉन्ट्रैक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके, तो एज अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक प्रॉपर वे से सक्सेसफुल बनना है तो आपने याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है। ठीक है, जो भी अपनी कॉन्ट्रैक्टिंग स्ट्रैटेजी है, जो भी पॉलिसी है, उसने पहले से ही प्रिपेयर करना है। मतलब क्या होगा कि एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपका कॉन्ट्रैक्टर के साथ में और लेबर के साथ में इंटरमीडिएटर हो। मतलब क्या है, अगर किसी भी पॉलिसी पे अगर आप पहले से इंश्योर नहीं हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कुछ एडाप्टिव, फॉर एग्जांपल अगर हमें फाउंडेशन एक्सकेवेशन करवाना होता है, फाउंडेशन एक्सकेवेशन के वक्त में आपने किन इक्विपमेंट को लगना है, कितने लेबर्स लगने हैं, ये आपने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में लिख लिया कि हाँ आपको फाउंडेशन के वक्त में इन लेबर्स को, इन इक्विपमेंट्स को लेना है, ये इतने लगने वाले हैं। अगर आप पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट में इसे क्लियर कर देते हो तो ये क्या होगा कि ये आगे चल के आपको आने वाली कठिनाइयों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से गाइडलाइन बन जाएगा जिसे आपका ओनर भी एग्री करेगा और जिसे आपका कॉन्ट्रैक्टर भी एग्री करेगा। और एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको इसका इंटरमीडिएटर बनना है और इसे सक्सेसफुल करवाना है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी हमें पहले से बनवा के रखनी है। ठीक है, उसके बाद में डेवलप टाइम शेड्यूल्स, बजट्स एंड आइडेंटिफाई द की माइलस्टोन। मतलब क्या है दोस्तों कि आपने आपका प्रोजेक्ट कितने वक्त में पूरा करवाना है। ठीक है, अब पूरा प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल आपने 1 साल में पूरा करवाना है, इस प्रोजेक्ट के लिए आपको कितना बजट लगने वाला है ये भी पहले से आपने अप्रूवल लेना है। उसके बाद में आपको माइलस्टोन भी सेट करने हैं। फॉर एग्जांपल पहले फुटिंग, बाद में प्लिंथ, उसके बाद में अपने कॉलम, बाद में स्लैब। मतलब ये माइलस्टोन होते हैं कि आपने पूरा प्रोजेक्ट में कितनी जगह पे स्टॉप देना है, ये हमारे माइलस्टोन्स हैं। ठीक है, उसके बाद में डिज़ाइन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग सिस्टम्स एंड इंश्योर देयर प्रॉपर ऑपरेशन। मतलब क्या है दोस्तों कि आपने प्रॉपर तरह से मॉनिटरिंग करनी है, कंट्रोल रखनी है। ओके, आपने इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग सिस्टम को भी अच्छी तरह से ध्यान देना है। आपने आपका प्रोजेक्ट वेल ऑपरेशनलाइज है या नहीं है, आपका ऑर्गेनाइजेशन वेल ऑपरेशनलाइज है या नहीं है, जितने भी रिसोर्सेज आपको लगने वाले, इन सभी बातों पर आपने अच्छी तरह से ध्यान देनी है। ये भी एक फंक्शन है। उसके बाद में डिफाइन मेथड्स एंड प्रोसीजर्स टू मैनेज चेंज फ्रॉम इट्स इनिशियल स्टेज टू इट्स फाइनलाइजेशन। मतलब क्या है दोस्तों कि आपने पहले से ही मेथड्स एंड प्रोसीजर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन पे आप पर अच्छी तरह से फॉलोअप करवा के लेना है। मतलब क्या होगा, हमें शुरू किस तरह से करना है, उसके बाद में फ्लो में कैसा आना है और बाद में उसे फाइनलाइज किस तरह करना है, ये आपने पहले से ही सोच के रखना होता है। उसके बाद में स्पेसिफाई ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स एंड मेक अप्रोप्रिएट प्रोविजंस। मतलब क्या है कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग लग रही है, कुछ एक स्किल्ड पर्सनल आपको लगने वाले हैं तो आपने उन्हें पहले से ही ट्रेन करवाना होता है। अगर सेफ्टी मेजर्स के लिए आपने उन्हें पहले से ट्रेन करवा लिया तो हो सकता है आपके ऑन साइट पे होने वाली बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं बच जाए। ठीक है, अगर हम देखते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वहाँ पर हर
हफ्ते में सेफ्टी प्रोग्राम के ऊपर या फिर अपने स्किल इंप्रूवमेंट के ऊपर ट्रेनिंग होता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने भी फॉलोअप लेना है। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। अब दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा कि इसमें हर एक स्पेसिफिक आइटम के लिए आपने अलग अलग रेट चार्ज करना होता है। ठीक है, अगर आपको कुछ इक्विपमेंट्स लग रहे हैं तो उसका अलग चार्ज होगा, अगर आपको लेबर्स लग रहा है उसका अलग चार्ज होगा। ठीक है, आपको कुछ मटेरियल लग रहा है उसका अलग चार्ज होगा। मतलब क्या है कि अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग रेट डिसाइडेड होंगे उस कॉन्ट्रैक्ट में, इसे कहते हैं हम आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद है परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। अब दोस्तों ये क्या होता है कि हम अपने होल प्रोजेक्ट का जो एक परसेंटेज निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा प्रोजेक्ट 100% का है, तो इसमें क्या करते हैं कि हम कुछ 25% आपको इस लेवल पे मिलेगा। फॉर एग्जांपल प्लिंथ लेवल पे 25% मिलेगा, देन ग्राउंड फ्लोर पे आपको 25% मिलेगा। मतलब आपने क्या करना होता है कि एक परसेंटेज डिसाइड कर लेना होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में कि आपने इतने इतने माइलस्टोन पर आपको इतना इतना परसेंटेज आपको मिल जाएगा आपके काम का। ठीक है, उसके बाद में लमसम रेट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अभी हम देखते हैं कि हम किसी ठेकेदार के पास में अगर छोटा सा घर बनाने के लिए जाते हैं तो लमसमली हमें कहता है कि आपको 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से काम करना है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि लमसम रेट आ गया, उसके अंदर वो आपको सबके पूरा कर देंगे। मतलब फुटिंग, उसके बाद मतलब जितना भी कॉन्क्रीटिंग वर्क होगा, स्ट्रक्चरल वर्क होगा, जितना भी फिनिशिंग वर्क होगा, आपका डोर्स विंडोज़, आपको फ्लोरिंग बिठानी है। ठीक है, मतलब जितना भी वर्क है वो लमसम आपको बता देता है। ठीक है, बाद में कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको जो टोटल कॉस्ट लगने वाला है उसके अकॉर्डिंग आपका कॉन्ट्रैक्ट लिखा रहता है, और कुछ जो वेरिएबिलिटी आती है, कुछ अगर मार्केट में अप्स एंड डाउन होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसमें चेंजेस करवा सकते हैं। मतलब कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसके बाद में स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स शुड बी डेवलप फॉर। अब स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स शुड बी डेवलप फॉर प्री टेंडरिंग प्लानिंग। ओके, then pre-qualification of agencies and supplies, invitation and receipt of tenders, opening, evaluation and negotiation of tenders, award of contract, release of work orders, design and drawing, measurement and payments, modification and changes in contract, termination and closing of contract, and monitoring, reporting, reviewing the progress of कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या है दोस्तों कि प्रोसीजर क्या होता है। अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को देते हो, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट किसी काम के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आपको छोटा सा हाईवे बनाना या 10 किलोमीटर का हाईवे रोड बनाना है या सब और कुछ तो भी वर्क करना है, तो गवर्नमेंट क्या करेंगी कि पहले प्री टेंडर का प्लानिंग करेंगी। ओके, कि हमें इतना इतना खर्च आने वाला है, इतना इतना लेबर लगने वाला है, जो कॉन्ट्रैक्टर को हमें चूज़ करना है उसके पास में इतना इतना इक्विपमेंट होना चाहिए, इतना लेबर होना चाहिए। मतलब क्या है कि प्री प्लानिंग होगा कॉन्ट्रैक्ट का। प्री टेंडर के लिए प्री प्लानिंग होगा। टेंडर क्या होता है कि एक एप्लीकेशन होगा, एक न्यूज़ होंगी कि हमें इस तरह का रिक्वायरमेंट है इस काम के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है प्री क्वालिफिकेशन ऑफ एजेंसीज एंड सप्लायर्स। मतलब क्या है कि हमें इस तरह का कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, उसने इतना साल काम करना होना चाहिए, उसके पास में इतना इक्विपमेंट होना चाहिए, लेबर्स होने चाहिए। मतलब प्री क्वालिफिकेशन आपको जो भी सप्लायर है एजेंसी से वो काम करवाना है उसका। उसके बाद में इनविटेशन एंड रिसिप्ट ऑफ टेंडर्स। मतलब क्या है कि आपने टेंडर के लिए इनविटेशंस देने हैं कि ये काम है और अगर आप चाहते हो इसमें अप्लाई करना तो आप कर सकते हो, मतलब इनविटेशन देना। उसके बाद क्या होगा ओपन इवेल्युएशन एंड निगोशिएशन ऑफ टेंडर्स। मतलब क्या है कि दोस्तों आपने उस टेंडर के अकॉर्डिंग ओपन करवाना है, आपने जो काम ओपन करवाना है। ओके, उस काम को कौन कौन करना चाहता है उसका इवेल्यूशन करेंगे हम और निगोशिएशंस करेंगे। कोई कहता है कि हमें इतने में करना है, कोई कहता है हमें इतने में करना है। ठीक है, उसके बाद में अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने जो टेंडर निकाला था, टेंडर के बाद आपने उसका पूरा प्रोसीजर कर लिया, आपने एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट कर लिया, तो आपने उसे कॉन्ट्रैक्ट देना है। उसके बाद में रिलीज ऑफ वर्क ऑर्डर्स, आपने उसके अकॉर्डिंग वर्क ऑर्डर रिलीज करवाने है, उसे डिज़ाइन देनी है, उसे ड्राइंग देनी है। उसके बाद क्या है कि आपने मेजरमेंट्स एंड पेमेंट्स करवाना है। मतलब आपने जो काम शुरू करते वक्त में आपने मेजरमेंट्स होते हैं उसे देखना है, और जो भी पेमेंट लगने वाली है उस काम शुरू करते वक्त में, ठीक है, उसको आपने फुलफिल करवाना है। उसके बाद में मॉडिफिकेशन एंड चेंजेस इन कॉन्ट्रैक्ट। आपने अगर डिज़ाइन में कुछ मॉडिफिकेशंस होने वाले, कुछ चेंजेस होने वाले, तो आपने पहले ही उस कॉन्ट्रैक्टर को कह देना है कि हाँ आपके काम में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, तो आपने उसके लिए रेडी रहिएगा। उसके बाद में टर्मिनेशन एंड क्लोजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तब जब आपने उसका काम देखकर आपसे उससे सिलेक्शन कर लिया है तो फाइनली आप उसे उस कॉन्ट्रैक्ट को दे दीजिए। ठीक है, और फाइनली आपने मॉनिटरिंग करनी है कि ये काम किस तरह से हो रहा है,
रिपोर्ट करवाना है कि हाँ ये काम इस तरह से हो रहा है, इसमें किस तरह की क्वालिटी का मटेरियल लग रहा है, मशीन्स लग रही है, प्रोग्रेस किस किस हद तक हो चुकी है, एंड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब है दोस्तों फॉर्मलाइजेशन एंड ट्रेनिंग। आफ्टर द बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड एंड एग्रीड, all those who have to participate in the project should be appropriately formalized and trained to operate or use them. Okay, uh, this would help in creating a team environment, establishing the lines of communication, breaking barriers between the organization, and reducing the confusion and misunderstanding as to who does that, when, and why. In addition to project-specific training, implementary educational courses may be organized to provide background information in the application of the network-based techniques. Okay.